वो काम वाली नहीं, इस घर की सदस्य भी है। इस कहानी को एक बार ज़रूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये क्या, आज काम वाली कांता नहीं आई? पूरा घर गंदा पड़ा है। झाड़ू पोछा और बर्तन देखकर रेनू का सर चकरा रहा था। ये सब उसे करना पड़ेगा। घर के बाकी काम करे या इन कामों में लगे, रेनू सोच ही रही थी कि तभी घंटी बजी और ऐसी लगातार घंटी कांता ही बजाती है। वो समझ गई थी कि बाहर उसकी काम वाली ही है। उसने फटाफट दरवाज़ा खोला और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह, तू आ गई? आज बड़ी देर लगा दी। मुझे तो लगा आज आएगी ही नहीं। अरे रेनू दीदी, कैसे नहीं आती? वो तो 5वीं मंजिल वाली मेम साहब ने रोक लिया था। उनके हाथ पैरों में बहुत दर्द था तो मैंने मालिश कर दी। आप तेल से सने हाथों से आपको फ़ोन नहीं किया और ना ही आपका फ़ोन उठा पाई। तू तो मुफ्त में सबकी सेवा करती रहा कर। और भी तो हैं, हर काम के पैसे बना लेते हैं और तू अलग से काम करके भी पैसा नहीं लेती। रेनू दीदी, पैसा तो मैं भी कमा सकती हूँ, पर व्यवहार भी तो कोई चीज़ होती है। व्यवहार और रिश्ते भी जीवन की पूंजी होती हैं। बस वही कमा कर रखती हूँ और पैसा तो आप सब काम के बदले देते ही हो। फिर इतना पैसा लेकर रखूँगी भी कहाँ? मेरी झोपड़ी तो छोटी सी है और खुद की बात पर हंसने लगती है। अच्छा, बहुत हो गया। अब जल्दी से चाय बनानी है तो तू पहले बर्तनों को साफ कर दे। आज रविवार अलग है, अभी तो सभी सोए पड़े हैं, उठते ही हाहाकार मचा देंगे। सबको अपनी पसंद का नाश्ता चाहिए। कांता रेनू की बात सुन रही थी और अपना काम भी कर रही थी। फिर बोलती है, आपको पता है 7वीं मंजिल वाली मेम साहब माँ बनने वाली हैं? मुझे तो नहीं पता, पर ये सब बातें तुझे कैसे पता चल जाता है? रेनू ने पूछा। वो मैं जगह जगह काम करती हूँ तो सब खबर रखती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कांता से कोई बात छिप नहीं सकती है और वो अपना काम भी निपटाती रहती है। अच्छा चल, ये बात छोड़, पहले चाय पी ले और साथ में पकौड़े भी खा ले। आज नाश्ते में यही बनाया है। लेकिन दीदी, आप मुझे सबसे पहले पकौड़े क्यों दे रही हैं? अभी तो किसी ने भी नहीं खाया, बाद में बचे तो दे देना। देख, अभी कोई उठा ही नहीं है, गर्मा गर्म बना रहे हैं तो हम दोनों तो खा लेते हैं। मुझसे तो पकौड़े बनने के बाद सब्र ही नहीं होता। और ये क्या कहा कि बाद में बचे तो दे देना? मैंने तो तेरे लिए भी बनाए हैं। और दोनों पकौड़े खाने लगी। दीदी, अब चलती हूँ, घर जाना है, छोटे बच्चे हैं। आज तो मर्द घर पर है, जाकर खाना पीना भी बनाना है। ये बोलकर कांता चली गई। रेनू भी अपने बाकी काम करने में लग गई। अगले दिन बच्चे स्कूल चले गए और सुमित ऑफिस चले गए। रोज की तरह रेनू कांता का इंतज़ार करने लगी, पर कांता काफ़ी देर तक नहीं आई। फिर उसने 5वीं मंजिल पर रहने वाली वर्मा आंटी और 7वीं मंजिल पर रहने वाली सीमा भाभी से पूछा तो दोनों ने मना कर दिया कि आज तो सुबह से कांता नहीं आई है। हम फ़ोन भी कर रहे हैं पर फ़ोन नहीं उठा रही है। अचानक कांता के ना जाने से सबका काम रुक सा गया था। फ़ोन की घंटी दोपहर तक तो बज रही थी, पर शाम होते होते फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा था। अब तो रेनू को और भी चिंता होने लगी थी। कम से कम कहकर जाना चाहिए था कि कोई परेशानी हो तो बताना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि फ़ोन भी नहीं उठा रही है? रेनू की चिंता देखकर सुमित हंसने लगा। अरे, काम वाली बाई की इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? 2-3 दिन देख लो, वो नहीं आई तो दूसरी लगा लेना। काम वाली ही तो है, पैसा दोगी तो 10 आ जाएंगी। अपनी सोसाइटी में काम वाली बाइयों की कमी तो नहीं है, बेकार में इतना तनाव ले रही हो। सुमित, तुमने कितनी आसानी से कह दिया, वो काम वाली बाई ही तो है, पर वो अपने घर की
सदस्य की तरह है। जब हम पर मुसीबतें और परेशानियां आई थी तो यही कांता हमारे साथ खड़ी थी। तब ना तुम्हारे घर से कोई आया था और ना ही मेरे घर से कोई आया था। तुम इतनी जल्दी सब कैसे भूल सकते हो? तुम्हें याद नहीं जब मेरे पेट में मायरा थी तो यही कांता मेरी एक बहन बनकर इतना ख्याल रखती थी। डिलीवरी पर तुम्हारी मम्मी ने भी आने से मना कर दिया था और मेरी तो मम्मी ही नहीं, भाभी ने भी ना आने के बहाने बना दिए थे। जब मैं मायरा को अस्पताल से लाई तो यही कांता थी जिसने हमारी देखभाल की थी। दिन भर घर पर रहती थी और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। बाद में बड़ी मुश्किल से पैसे लिए थे, पर इतनी देखभाल कोई अपना भी नहीं करता है। तुम तो ऑफिस चले जाते थे, मुझे तो बच्चा संभालना भी नहीं आता था। तब ये कांता ही मेरी मदद किया करती थी। इसमें कांता का कोई स्वार्थ भी नहीं था। बच्चों को पालने में कांता ने कितनी मदद की है वो मैं सब कैसे भूल सकती हूँ। और एक दिन जब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, तुमको कितनी चोट आई थी, तब बच्चों को कांता ने संभाला था और मैं तुम्हारे साथ अस्पताल में थी, तुम्हारी देखभाल करने में लगी हुई थी। ना मुझे खाने की सुध थी ना जीने की। जब तक तुम होश में नहीं आ गए थे मेरे प्राण सूख से गए थे। ऐसे वक्त में मुझे कांता ने संभाला था। कांता तुम्हारे लिए काम वाली बाई होगी, पर मेरे लिए तो इस घर की सदस्य जैसी है। हाँ, तो तुम भी तो उसे इतना देती रहती हो, कभी बच्चों के पुराने कपड़े, सूट, साड़ियाँ, और जब भी चीज़ें रह जाती उसके घर ही तो जाती हैं, सुमित ने कहा। हाँ देती हूँ, पर मैं कोई अनोखा काम नहीं करती हूँ। पुराने कपड़े तो कोई भी दे सकता है, उसे कांता का एहसान नहीं चुकाया जा सकता। तुम मुझे कल उसके घर पर लेके चलना, आखिर मैं भी तो पता करूँ कि क्या बात है। रात भर रेनू अच्छे से सो नहीं पाई, उसका मन घबरा रहा था। सवेरे बच्चों को स्कूल छोड़कर वो सुमित के साथ चली गई। उसका घर बहुत दूर था, वो रोज़ ऑटो से आती है, रेनू ने कहा। काफ़ी देर बाद एक गली में मोड़ना था तो सुमित नाक मुंह सुकड़ाने लगा। छी छी, किस गंदगी में तुम मुझे ले आई हो, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं यहीं दुकान पर खड़ा रहूंगा। रेनू को पता याद था, वो एक बार पहले भी यहाँ आ चुकी थी। थोड़ी दूर सेकंड गली पार करने के बाद कांता का घर दिखाई दिया। उसने जाकर कुंडी बजाई तो कांता की बेटी ने दरवाज़ा खोला। अरे दीदी, आप और हमारे यहाँ कैसे आई हो? कोई ज़रूरी काम था? हाँ। तेरी मम्मी कहाँ है? काम पर नहीं आई। मम्मी तो सरकारी अस्पताल में भर्ती है, उसे फिर से चक्कर आया था और वो बेहोश होकर गिर गई थी। उसके हाथ में चोट आ गई है। पापा उन्हें डॉक्टर के पास ले गए हैं, लेकिन वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? दीदी, महीने के आखिरी दिन हैं, पैसों की तंगी भी हो जाती है। पगार तो एक तारीख के बाद ही मिलेगी, इसलिए फ़ोन कल सुबह तक तो चालू था, फिर बाद में उसमें बैलेंस ही ख़त्म हो गया होगा। पापा तो कल रात घर पर ही नहीं आए हैं। अच्छा, घर पर कुछ राशन का सामान है या नहीं? नहीं दीदी, थोड़े से चावल थे, वो भी ख़त्म हो गए हैं। अब शाम को पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तू ये पैसे रख, राशन का सामान ले आना और अस्पताल का नाम बता। रेनू वहाँ जाकर आ गई। सुमित को कहा कि वो नुक्कड़ वाले सरकारी अस्पताल पर लेकर चले। वहाँ जाकर उसने कांता को देखा तो वो एक पलंग पर लेटकर कहर रही थी। रेनू को देखते ही रोने लग गई। आखिर इसे क्या हुआ है? डॉक्टर ने क्या बताया? कांता का पति बोला, रेनू दीदी, कांता को कमजोरी की वजह से चक्कर आया और वो गिर पड़ी तो उसके हाथ के ऊपर से एक तेज रफ्तार गाड़ी निकल गई। दायां हाथ पूरी तरह से घायल हो गया है, तभी तो दर्द की वजह से कहर रही है। रात को डॉक्टर नहीं आया और अब सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। अब सरकारी अस्पताल में इलाज तो मुफ्त होता है, पर इलाज समय पर नहीं होता, तो इसे किसी प्राइवेट अस्पताल में ले चलो। बेचारी का हाथ का इलाज नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। प्राइवेट अस्पताल की फ़ीस बहुत होती है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अब तो यहीं पर इलाज कराएंगे, कांता के पति ने कहा।
मैं कांता का इलाज कराऊंगी, तुम इसे लेकर बाहर चलो। रेनू ने 1 सेकंड में निर्णय ले लिया और सुमित को साथ लेकर प्राइवेट अस्पताल में चली गई। वहां कांता का हाथ दिखाया, उसका एक्सरे निकलवाया, हाथ में फ्रैक्चर था, पट्टा बंधवाया और दवाई देकर उसे उसके घर छोड़ आए। तुम अपनी पत्नी का ध्यान रखना और अभी 2 महीने आराम करवाना, इसकी पगार इसको मिलती रहेगी। रेनू दीदी, आपने मेरे लिए इतना किया, आपका एहसान रहेगा। मेरे इलाज में खर्च हुए पाई चुका दूंगी, कांता ने कहा। नहीं कांता, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तू बस अपना ध्यान रखना और जल्दी से ठीक हो जाना। हाथ को जितना आराम देगी उतना ही ठीक हो जाएगा। रेनू वहाँ से वापस आ गई। घर जाकर सुमित चिल्लाकर बोला, रेनू, मैंने तुम्हें कांता के सामने तो कुछ नहीं कहा, पर मैं इसलिए दिन रात नहीं कमाता हूँ कि तुम काम वाली भाइयों पर पैसा लुटाती रहो। अरे घर में काम करती है, थोड़ी बहुत मदद कर दी तो ठीक है, पर ये क्या, तुमने तो इलाज का सारा खर्चा ही दे दिया। भला ऐसे कैसे घर चलेगा? तुमने तो उस काम वाली को सर पे चढ़ा रखा है और उसके घर इस तरह गई। इस तरह तो कोई अपने रिश्तेदार के भी नहीं जाता है। हद करती हो, इतनी महंगाई है, 2 बच्चे हैं, घर की EMI है, राशन पानी, स्कूल फीस, बहुत कुछ है और तुम तो एक झटके में 10,000 पूरे कर दोगी। घर बैठे पगार देने की क्या ज़रूरत है? सुमित, कांता ने जो मेरे लिए किया है, ये 10,000 तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसने तो मुझे नई ज़िंदगी दी है, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकती। क्या एहसान किया है उसने? हर बार हमने पैसा भी तो दिया है, सुमित आवेश में बोला। सुमित, याद है जब तुम्हारा कार से भयंकर एक्सीडेंट हुआ था? मैं एकदम अकेली पड़ गई थी इस शहर में। हमारा नात रिश्तेदार कोई भी नहीं था। कांता अपने बच्चों को छोड़कर अस्पताल भागी आई थी। तुम्हारा बहुत खून बह चुका था। अस्पताल में तुम्हारे बच्चे का खून नहीं था और तुम्हें खून चढ़ाना बहुत ज़रूरी था। अपने घर से कोई नहीं पहुंच पाया था। ऐसे में कांता का खून मैच हो गया और उसे चढ़ाकर ही तुम्हारी जान बचाई जा सकी है। जिसने तुम्हें जीवन दिया, मेरे सुहाग की रक्षा की, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? ये सुनते ही सुमित सन रह गया। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और इतनी बड़ी बात 2 साल से छुपा रखी है। मैंने पूछा था, पर तुमने कह दिया कि अस्पताल से ही खून मिल गया है। मुझे माफ़ कर दो सुमित, ये बात मैं तुम्हें कभी बताना नहीं चाहती थी, पर आज बतानी पड़ी। तुमने हमेशा छोटे लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। तुमने इन लोगों को कभी इंसान ही नहीं समझा और तुम्हें पता लग जाता कि तुम्हें खून कांता ने दिया है तो तुम ना जीने की प्रतिक्रिया देते, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आज तुम कांता की वजह से ही जिंदा हो। और रेनू रोने लगी। सुमित भी चुप हो गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो रेनू ने देखा सुमित कहीं नहीं थे। आखिर इतनी सुबह कहाँ चले गए? मैंने क्यों कांता की खून देने वाली बात बताई? रेनू अपने आप को कोसने लगी। उसने सुमित को फ़ोन लगाया पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो चिंता कर रही थी कि कांता का फ़ोन आ गया। दीदी, सुमित भैया घर आए थे, फल और मिठाई देकर गए हैं और मेरी तबीयत भी पूछी। आज तो बड़े अच्छे से बात की और 2 महीने की पगार भी बढ़ाकर दे गए हैं। रेनू फ़ोन रखती है तभी सामने से सुमित आते हुए दिखाई दिए। रेनू, कांता को लेकर मैं हमेशा चिढ़ा करता था, पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। छोटे काम करने वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। मेरे अपनों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, पर अनजान अजनबी ने मदद की। अब मैं भी सभी का सम्मान करूँगा, सबसे प्यार से बातें करूँगा, चाहे वो काम वाली हो, धोबी हो, माली हो, प्रेस वाला हो, कार साफ करने वाला हो। 2 महीने तक कांता ने आराम किया और उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया। अब वो काम पर भी आने लग गई। अब सुमित सही व्यवहार करने लगा और रेनू भी खुश थी कि कांता वापस आ गई और सुमित का दृष्टिकोण बदल गया। दोस्तों, समाज में छोटे काम करने वालों का छोटा समझकर हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन मुसीबत में कई बार ये छोटे लोग भी बड़ा दिल रखते हुए बड़ा काम कर जाते हैं। हमें सभी काम वालों का सम्मान करना चाहिए।
आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।